हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपीएससी की तैयारी के संबंध में एक वीडियो लेकर आए हैं कि इसकी तैयारी कैसे किया जाए, कौन कौन से बुक्स पढ़ी जाए। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या कि कई सारे दिनों से ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे विशेषकर न्यू एस्पिरेंट्स के, जो कि ये बोल रहे थे कि सर यूपीएससी के बारे में बहुत सारा मिथ्स है, बहुत सारे र्यूमर्स फैले हुए हैं कि कोई बोलता है कि सर काफ़ी टाइम पढ़ना पड़ता है, डेली 15 घंटा पढ़ेंगे, डेली 20 घंटा पढ़ेंगे तभी प्रिपरेशन होगा। ऐसे करके कई सारे मिथ्स हैं और बहुत सारे बुक्स पढ़ने होते हैं। तो हमें सही से ही बताइए कि किस तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन की जाए। तो यह जो वीडियो है उसी से संबंधित है और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से बुक्स पढ़ी जाए, कितना टाइम किसको दिया जाए और कौन कौन से लेवल्स पे इसकी एग्ज़ाम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है इसके लिए आपको जनरल के लिए 21 to 32 इयर्स का आपको एज दिया हुआ होता है। लेकिन अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम से भी यूपीएससी की तैयारी करना प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्रों को देखा गया है और सफल अभ्यर्थियों को भी देखा गया है कि जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम या 12th के बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट किया वो बहुत ही जल्दी सफलता को प्राप्त किए। और ऐसे भी आप रेशियो भी देखेंगे तो ज़्यादा जो रेशियो होता है सफलता प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स का, वो वही स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आप मतलब ग्रेजुएशन पास करके जस्ट जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या मतलब कि 21 से 25 इयर्स वाले बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और ज़्यादातर वो सफलता को प्राप्त करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसके बाद सफलता नहीं मिलती है, या ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देखे गए हैं कि उसके बाद के एज ग्रुप में भी बच्चों को सफलता मिलती है, लोगों को सफलता मिलती है। परंतु जो मैंने बताया कि ज़्यादातर संख्या जो होती है वो इस ग्रुप में, इस एज ग्रुप की रहती है। तो आप भी जो भी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में है, वो लोग भी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अपने जो सपने हैं उन सपनों को साकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा कितने स्तरों पर होती है और कौन कौन से इसके लिए बुक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको बताएं कि यूपीएससी की जो परीक्षा है ये परीक्षा 3 स्तरों पर होती है। पहला जो स्तर होता है वो प्रारंभिक परीक्षा का होता है, दूसरा स्तर मुख्य परीक्षा का होता है और तीसरा जो स्तर होता है वो होता है साक्षात्कार का। जो प्रारंभिक परीक्षा होता है इसके बारे में फिर चर्चा करते हैं, फिर मुख्य परीक्षा के बारे में करेंगे और तब हम लोग चर्चा करेंगे साक्षात्कार के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। ठीक है, किसका? यूपीएससी का। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है यूपीएससी की, इसमें 2 पेपर्स होते हैं। पहले पेपर को कहा जाता है जीएस, ठीक है, जनरल स्टडीज, ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है सीसेट, है ना, समझ रहे हैं। अब जीएस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसको देखते हैं और उनके साथ क्या क्या पढ़ना है और उनका कितना डिवीजन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जीएस के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 100 और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो टोटल जो जीएस का मार्क्स हो गया वो हो गया आपको 200। आपको बताऊं कि इस 200 में आपको निगेटिव मार्किंग भी होता है यहाँ पर, है ना, और जो निगेटिव मार्किंग होता है वो निगेटिव मार्किंग होता है आपको 1/3 का निगेटिव मार्किंग होता है। समझ रहे हैं। अब समझिए कि इसमें कितना मार्क्स लाया जाए कि आप अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। तो जो सेफ है वो आपका होता है कम से कम 115 प्लस और 120 मार्क्स के आसपास अगर आप रहते हैं तो आप सेफ रहते हैं। मतलब कि अगर आपने 60 क्वेश्चंस जो है ना सही किए हैं और जिसमें निगेटिव नहीं है, तब निगेटिव हटा के अगर आपने 60 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप प्रीलिम्स में सेफ हैं। क्योंकि प्रीलिम्स भी जो होता है वो क्या होता है, इससे रैंक तो बनता नहीं है। तो इससे जब रैंक नहीं बनता है तो आप प्रीलिम्स में सिर्फ आपका जो मोटिव होना चाहिए वो मोटिव ये होना चाहिए कि आप किसी तरीके से इस एग्ज़ाम को आप क्या कर पाए, पास कर पाए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो जीएस के अंदर वो है हिस्ट्री, दूसरा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ठीक है, फिर हम लोग इसका डिवीजन भी करेंगे। थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी, है ना, फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स, और इंडियन इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इकोनॉमी के बाद जो है आपको करंट अफेयर्स, है ना,
और करंट अफेयर्स के बाद आपका जो है वो आपका ये रहता है साइंस एंड टेक, और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। मैंने इसको लास्ट में लिया है, इसके पीछे का कुछ रीजन है, मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए हिस्ट्री के अंदर क्या है। हिस्ट्री के अंदर है कि आपको यहाँ पर बेसिकली 4 सेक्शन है। एक है एंशिएंट का, दूसरा मेडिवल का, ठीक है, तीसरा है मॉडर्न का, और एक जो एक्स्ट्रा सेक्शन है यहाँ पे वो है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे हिस्ट्री से अगर हम लोग जनरली देखें तो लगभग 20 प्लस क्वेश्चंस रहते हैं। जब हम लोग किसको लेकर आते हैं, आर्ट एंड कल्चर को भी लेकर आते हैं, तो 20 प्लस क्वेश्चंस इसमें हर साल पूछे जाते हैं। अब इसको भी डिवाइड करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन रहता है वो 8 to 10 क्वेश्चन का जो रेंज रहता है वो आपको कहाँ पे रहता है, मॉडर्न से रहता है। 8 to 10 क्वेश्चन का रेंज आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा, या कभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जनरलाइज तौर पे देख रहे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न में 8 to 10 क्वेश्चन का है, और इसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, उसकी भी चर्चा मैं करूँगा। ठीक है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से आपको लगभग 4 to 6 क्वेश्चन या कभी कभी उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, है ना। उसके बाद आपको मेडिवल से भी 2-3 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं, और उसी तरीके से आपको एंशिएंट से भी 3-4 क्वेश्चंस आपको रहते ही हैं। अब देखिए पढ़ना कैसे है। सबसे पहला चीज करना क्या है, आप सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे यूपीएससी के, तो आपको यह एरिया पता चल जाएगा जिस एरिया से क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जा रहे हैं, वो एरिया आपको पता चल जाएगा। और जब आपको वो एरिया पता चल जाएगा तो आप क्या करेंगे, जब आपको वो एरिया पता चल जाएगा तो जब आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग जो है ना ऑटोमेटिकली वहीं पर फोकस्ड हो जाएगा और आप उसकी बारीकियों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने चाहे अभी बुक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सबसे पहला काम कीजिए, सबसे फर्स्ट काम क्या कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले आइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाने के बाद आप क्या कीजिए, एक राउंड पूरा पढ़ लीजिए कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए हैं। लाइक कि आपने हिस्ट्री शुरू करना है तो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप पढ़ के तैयार हो जाइए कि ये मैक्सिमम सेक्शंस कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे। प्रीलिम्स के लिए मैं बताऊंगा आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की जो बुक है, ये स्पेक्ट्रम की बुक आप ले लीजिए और इसकी 3-4 रीडिंग लगाइए। ठीक है, सबसे पहला चीज तो 3-4 रीडिंग आप इसकी फुल लगाइए, और उसके बाद जो आप फिर से क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस देखने के बाद आपने जो क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन हुआ, उस क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन से आप फिर उन जगहों पे अंडरलाइन कीजिए बुक्स को और बार बार फिर रिवाइज कीजिए, क्योंकि इस एग्जाम का जो की है वो की है कि आप किस तरीके से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, कितने चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं, उसी तरीके से आपका जो है ना प्रिपरेशन वो क्या हो पाएगा, संभव हो पाएगा। तो इसके लिए मैं आपको स्पेक्ट्रम की बुक बोलूँगा, आप स्पेक्ट्रम की बुक लीजिए और बार बार इसको रिवाइज कीजिए, तभी इसका जो है ना आप सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा जो है आर्ट एंड कल्चर, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए देखिए अभी जो है सबसे ज़्यादा नितिन सिंघानिया की बुक जो है वो काफ़ी फेमस है और इससे क्वेश्चंस भी जो है ना बन जाते हैं। लेकिन इस बुक में अभी क्या है कि ये बुक जो है ना धीरे धीरे करते करते ये काफ़ी मोटा होते जा रहा है और आपको बार बार उसको रिवीजन करना होता है। तो या तो अगर आप प्रिपरेशन के एकदम शुरुआती चरण में हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं और चीज़ों को अंडरलाइन करके अपने लिए नोट्स बना के रख सकते हैं, या फिर उसी बुक्स के अंदर अंडरलाइन करके आप उसको रख सकते हैं। यदि आप प्रिपरेशन के आगे के चरणों में हैं और अभी तक आपने प्रिपरेशन जो है वो अभी तक आपने नितिन सिंघानिया की बुक जो है वो नहीं पढ़ी है, ऐसी स्थिति में क्या करें, ऐसी स्थिति में मैं बोलूँगा कि जो गवर्नमेंट का CCRT का जो साइट है, ठीक है, इस साइट्स पे आपको जो है ना गवर्नमेंट के आपको ये मिल जाएंगे, जैसे कि विजुअल आर्ट्स के, डांसिंग का, पेंटिंग का, इन सभी का आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा CCRT साइट पर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप, और ये काफ़ी पतली होगी, मुश्किल से 100 पेजेस की होगी, सारा को मिला लेंगे तो
अगर आप इसको बेहतर तरीके से 2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप आर्ट एंड कल्चर के मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 बातें हो गई। अगर आप शुरुआती चरण में तो नितिन सिंघानिया पढ़िए, इंटरेस्ट भी जगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है आर्ट एंड कल्चर में वो इंटरेस्ट जगाने का होता है, तो इंटरेस्ट भी जगेगा। और दूसरी बात, अगर आप बाद के चरणों में हैं, आपने और सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं और हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप CCRT की साइट लेकर उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाद मेडिवल के लिए आप सतीश चंद्रा की बुक है, इसको ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। एंशिएंट के लिए आप क्या करेंगे, वही रामचरण शर्मा की जो बुक है ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि ज्योग्राफी के लिए क्या करना है। तो सबसे पहली बात कि ज्योग्राफी में से जो क्वेश्चंस है वो 8 to 10 क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, अगर इसको एनवायरनमेंट से अलग कर दिया जाए तो 8 to 10 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। अब इसमें क्या है, ज्योग्राफी के अंदर भी कई सारे सेक्शंस हैं। कौन कौन से सेक्शंस हैं, तो एक तो इंडियन ज्योग्राफी है ना, तो इसके लिए आप NCERT क्लास 11th की जो बुक है उसको पढ़िए, प्लस एटलस देखिए। विदाउट एटलस पॉसिबल नहीं है, तो एटलस देखिए। उसके बाद आपको वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी आप एटलस देखिए। और फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब क्या है, बेसिकली कि वर्ल्ड के जो भी दूसरे जो कंटिनेंट्स है उसके अंडर कौन से लोकेशंस कहाँ पे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आपको 3-4 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं और ये क्वेश्चंस ज़्यादातर एस्पायरेंट्स के छूट जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड का जो लोकेशन है, ये लोकेशन कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो लोकेशन जो भी जगह जो है ना काफ़ी न्यूज में है, उन सारे जगहों को लोकेट कीजिए। ठीक है, उन सारी जगहों को देखिए और देखने के बाद देखिए कि ये इसके चारों ओर की बाउंड्री क्या है वगैरह वगैरह जो है, इसको देखिए तो आप इसको पता चल जाएगा। उसके बाद है आपको फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, आप NCERT 11th क्लास की बुक है, आप देखिएगा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, तो आपके ये क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। पॉलिटी में फिर से वही 14 से 20 क्वेश्चन का रेंज रहता है, लेकिन मैं 14-15 का रेंज मान रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए प्रीलिम्स के लिए तो M लक्ष्मीकांत की जो बुक है ये सफिशिएंट है, आप इसको पढ़ के काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आर्टिकल्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बेयर एक्ट भी देख सकते हैं, बट ये लक्ष्मीकांत की बुक को, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, तो लक्ष्मीकांत की बुक को आप देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, आपके क्वेश्चन जो होंगे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है, तो प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स के लिए आपको करना क्या है कि एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का। इकोनॉमिक सर्वे को काफी अच्छे से पढ़ें। मैं बताऊं आपको कि इसमें अगर 18 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस का रेंज आता है तो इसको 2 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। एक भाग तो होता है करेंट का, इकोनॉमिक्स का करेंट का, और एक हो गया आपको थोड़ा सा जो बेसिक्स है। तो बेसिक्स से भी आपको 7-8 क्वेश्चंस और करेंट से भी 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और इकोनॉमिक सर्वे का जो क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे को आपको पढ़ना है, और इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, इसके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ के साथ आप रमेश सिंह की बुक ले लीजिए और रमेश सिंह की बुक से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी इंस्टीट्यूट्स का एक क्या कर सकते हैं, एक जो मटेरियल आता है वो मटेरियल से भी आप, मटेरियल इसके लिए काफ़ी सही रहेगा। बुक के अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँ, क्योंकि रमेश सिंह की बुक भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बल्कि हो गई है। हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो काफ़ी पतली बुक आती थी, धीरे धीरे उन्होंने इसको काफ़ी मोटा कर दिया है और कई सारी इरिलेवेंट चीज़ें भी हैं। तो या तो आपके पास वो पावर हो, आपके पास वो ये हो, समझ हो कि आप इरिलेवेंट चीज़ों को आप अलग कर पाए। अदरवाइज अगर आपके पास ऐसा समझ नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं, अभी तुरंत ही स्टार्ट किया आपने, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को आप रेफर कर सकते हैं। वहाँ से आपके कई सारे टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ गई करंट की बात। तो करंट के लिए आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं भूलिए। कोई भी जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स हैं उसको पढ़िए, और कई सारे आर्टिकल्स जो हैं वो कई सारे इंस्टीट्यूट्स के आते रहते हैं,
उसको देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देश देशांतर जो है ना, इसको देखना नहीं भूलिए। ये राज्यसभा टीवी का आता है, देश देशांतर RS टीवी का, इसको देखिएगा तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा ये हेल्प नहीं करेगा, ये हेल्प करेगा आपको मेंस में। तो प्रीलिम्स के लिए आपको जो किसी भी इंस्टीट्यूट का या कोई भी एक अच्छी सी मैगजीन ले सकते हैं। हमारी भी मैगजीन आती है परफेक्शन करेंट अफेयर्स फॉर UPSC, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा UPSC का करंट अफेयर्स आती है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इस और क्वेश्चन जो है काफ़ी आसानी से आपके बनने लगेंगे। देखिए साइंस एंड टेक में क्या है, ये एक तो साइंस और दूसरा टेक है। तो टेक जो है वो क्या है, करंट अफेयर्स है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। आपने यहाँ जो पढ़ा ना वही आपका होगा। साइंस के लिए आप 9th और 10th की NCERT जो है वो पढ़िए, इससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इससे भी आपको लगभग 6 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। करेंट से भी लगभग 25 क्वेश्चंस के करीब रहते हैं, और करेंट फ्लक्चुएटिंग रहता है, किसी किसी साल तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एक जो सेक्शन है वो है आपका इन्वायरमेंट का, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये जो है ना ये काफ़ी डायनेमिक भी है, और रिसेंटली जो है ना काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस तो हर एक साल जो है ना पूछे ही जा रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर। समझ रहे हैं आप लोग? तो इन्वायरमेंट के लिए करना क्या है, तो पहला चीज़ तो इसका करेंट अफेयर्स जो कि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं उसका करेंट पढ़िए। अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो शंकर IAS की बुक आती है, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी पुस्तक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम में आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, इसको भी आप देख सकते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसके साथ आप हमारे नोट्स जो हैं परफेक्शन IAS के नोट्स, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाएंगे। तो ये था आपका पूरा प्रीलिम्स में GS का। अब दूसरा जो चीज़ हम लोग सॉल्व देखेंगे वो देखेंगे किसके बारे में, CSAT के बारे में, क्योंकि CSAT जो है ना यहाँ पर मैंने आपको प्रीलिम्स के बारे में GS के बारे में बता दिया। दूसरा है CSAT। अब CSAT का नेचर समझिए, इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो 80 क्वेश्चंस होते हैं ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, और तब आपके टोटल कितने हो गए, 200 मार्क्स हो गए। अब इसमें ये जो है ना क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब कि इससे आप क्वालिफाई तो नहीं करेंगे, लेकिन जब तक आप CSAT क्वालिफाई नहीं करेंगे आपकी GS की कॉपी चेक नहीं होगी। तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसका मतलब क्या है, आपको 27 क्वेश्चन सही करने हैं आउट ऑफ 80 क्वेश्चन। आपको 27 क्वेश्चन जो है वो क्या करने हैं, सही करने हैं। तो अब इसमें इसको भी ये डिवाइड करते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो CSAT में देखिए सबसे पहला जो है ना मैथ्स का क्वेश्चन होता है 10th स्टैंडर्ड का, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं, है ना, और उसके बाद जो है ना कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैथ से लगभग आप समझिए कि 20 से 25 क्वेश्चंस, सिमिलरली रीजनिंग से भी 20 से 25 क्वेश्चंस, है ना, और कॉम्प्रिहेंशन से लगभग 30 क्वेश्चंस के करीब रहते हैं। ये भी फ्लक्चुएट करते रहता है, लेकिन मैं एक हॉलिस्टिक व्यू में आपको बता रहा हूँ ये। तो ये 10th स्टैंडर्ड तक का जो मैथ्स है, इसको आप कोई भी जो एक स्टैंडर्ड बुक है उससे आप कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए सबसे बढ़िया जो चीज़ है ना CSAT के लिए वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर पहले 2-3 बार बनाइए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर बनाने के बाद आप जो इसके डिफरेंट सेट्स आपको कहीं से भी अगर इसके सेट मिल जाते हैं तो आप उन सेट को बनाइए। ये क्या बोलते हैं, आपको मॉक टेस्ट इसका बनाइए, और मॉक टेस्ट बनाइएगा तो आपके ये सारे क्लियर होने लगेंगे। मैथ्स के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक 10th क्लास की जो आती है कॉम्पिटेटिव की वो ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी सेम चीज़ है, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो देखिए आप यहाँ पढ़ेंगे तो चीज़ें जो है ना वो आपकी ईजी होती जाएंगी, लेकिन फिर भी आप टोटली कॉम्प्रिहेंशन पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको 27 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग को भी बनाते रहिए, और हर वीक में कम से कम एक पेपर सॉल्व करते रहिए। ये आपका CSAT का प्रिपरेशन का मेन जो फंडा है वो यही है। तो आज के वीडियो में हमने प्रारंभिक परीक्षा UPSC के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम लोग मुख्य परीक्षा के बारे में देखेंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।